हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑसम साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 11th। ठीक है जी, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हो सकते हैं केमिस्ट्री के बारे में, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है स्टडी ऑफ मैटर। पहली बात, मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। अगर मैं आपको एक बात करूँ पेंसिल की, तो पेंसिल आप अपने हाथ पे रखोगे तो उसमें कोई वो स्पेस कवर करेगी, और मास तो होता ही है क्योंकि जब आप उसे वे करोगे तो 10 ग्राम 15 ग्राम कुछ ना कुछ आपको उसका वेट मिल जाएगा। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है मैटर के बारे में, यानी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, किस तरीके के उसमें एटम्स है, पार्टिकल्स है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है। ठीक है, टाइटली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, स्पेसेस हैं कि नहीं है, एंड द चेंजेस विच अंडरगोज इन कॉम्पोजिशन एज वेल एज इन द एनर्जी ड्यूरिंग द वेरियस प्रोसेसेस। इसका कहने का मतलब है कि कैसे वो बनते हैं, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ठीक है, तो इसको सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने में क्या कितनी एनर्जी लग रही है, या लिक्विड को गैस में चेंज होने में कितनी एनर्जी लग रही है, दैट ऑल इज इंक्लूडेड इन द केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री डील्स विद ऑल द study of matter, its composition, its properties, and the changes which undergoes the process as well as the energy process. Okay, so you can see also that the arrangement of liquid, solids and gaseous particles are there. In the solid we have solid particles which are tightly packed, liquids में थोड़े से loosely packed, and gases में बहुत ही ज़्यादा loosely packed आपको particles मिल जाते हैं। अगर हम matter की बात करें तो you know that matter is divided into two parts, that is mixture and pure substance. In mixture we have homogeneous mixture. homogeneous mixture वो होते हैं जिनमें particles आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। हेट्रोजीनियस जो आपस में पार्टिकल्स नहीं मिलते, जैसे हमने 9th क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था सॉल्ट प्लस सैंड का, तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस। बट अगर मैं होमोजीनियस की बात करूँ, तो अगर मैं सॉल्ट ले लूँ और शुगर पाउडर ले लूँ, शुगर पाउडर, तो वो आपस में अच्छे से मिल जाएंगे, तो वो आपको होमोजीनियस मिक्सचर देंगे। बट अगर मैं बात करूँ प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। और कंपाउंड्स जैसे वाटर, राइट, वाटर हमेशा H2O रहेगा, इसमें कभी भी नहीं होगा H3O हो जाएगा तो वाटर हो जाएगा, नहीं। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड की कॉम्पोजिशन को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई इट्स अ pure substance, right? So this is all about classification of matter, and you can also see that atoms of different elements combine together, and when two atoms of हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल बना देते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के जब दो एटम्स आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देंगे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे पता है कि आपने ये पढ़ा होगा। लेंथ की यूनिट L होती है, मास की M, टाइम की T, इलेक्ट्रिक करंट की I, याद रखना इलेक्ट्रिक करंट की I होती है, राइट। और थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की N, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की IV, राइट। और अगर हम बात करें SI यूनिट की, तो लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, राइट। और उसको हम सिंबल से डोनेट करते हैं, दैट इज M, किलोग्राम की kg, सेकेंड्स की S, एम्पियर की A, केल्विन जो है उसको हम K से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये सारे के सारे एक ही के बारे में बता रहे हैं। जैसे लेंथ को का सिंबल L है, बट उसकी SI यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर, और उसे मीटर को डिनोट करते हैं M से, राइट। तो आप ये देख सकते हैं। और एक बात, यहाँ पर कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं। अगर आपको कैलकुलेट करते हुए 10⁻⁻24 आ गया, तो आप क्या ये थोड़ी लिखोगे कि 10⁻000000? नो, यू विल नॉट डू लाइक दैट। क्या करोगे आप? उसकी जगह यॉक्टो लगा दोगे। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं ना 10⁻9, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? हम उसके लिए गीगा लगा देते हैं, राइट। अगर 10⁻⁻9 है तो हम उसके लिए क्या लगा देते हैं? नैनो लगा देते हैं, नैनोमीटर। अगर 10⁻⁻1 है तो हम लगा देते हैं डेसीमीटर। तो हम इस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं। अगर हम बात करें इस एनालिटिकल बैलेंस की, तो आप ये देख सकते हैं, ये एनालिटिकल बैलेंस के अंदर दो पैन होते हैं। इन पैन के अंदर हम अपना क्या करते हैं? हम अपना सब्सटेंस रखते हैं, और एक जगह पे हम वे
रखते हैं। वे यानी आपने देखा होगा, वेट जो देखा होगा, जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो जो सब्जी वाले होते हैं उनके पास एक वेट होता है 5 kg का या फिर 250 ग्राम्स का, राइट। तो यहाँ पर एक जगह पे रखते हैं हम वेट और दूसरी जगह पे हम रखते हैं, दूसरे पैन में रखते हैं हम अपना मटीरियल जिसे हमने क्या करना है, वे करना है। तो दिस इज़ अ एनालिटिकल बैलेंस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द कंपाउंड्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ साइंटिफिक नोटेशन की, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ो। एज केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। समझ में आया कुछ? केमिस्ट्री जो है वो स्टडी है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, और जो कि आपको बताती है कि लो मासेस हैं और उनमें एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूँ कि 6020000 ये देख रहे हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में, ये राइट। या फिर बोल दिया जाए 0.000 ग्राम मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इसको कैसे मेज़र करोगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है, ठीक है, जल्दी से देखो। अब क्या है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, वाइल राइटिंग इट द डेसिमल हैड टू बी मूव टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस। डेसिमल को हम 2 प्लेसेस आगे कर देते हैं, एंड द सेम इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 आउट ऑफ 10 इन द साइंटिफिक नोटेशन। कैसे करते हैं, चले देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में दीज 2 ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल्स विच आर देयर एक्सपोनेंशियल नंबर्स। अगर आप यहाँ देखें 5.6 प्लस 10⁵ एंड 10⁸, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है और हम बेस सेम में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं पावर्स को। तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻13 एंड यू विल जस्ट राइट 10⁻13। यहाँ पे 38.64 है। हम एक डेसिमल अगर आगे लेके जा सकते हैं, तो अगर हम आगे ले जाएंगे तो 10⁻14 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे 386.4 करते तो 10⁻, क्या हो जाता आपका, 11 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके पास बेस सेम है 10⁵, 10⁸, तो आप इनको प्लस कर देंगे। मैथ्स का सिंपल सा तरीका है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए, अगर डिवीजन में है, ये तो रहा मल्टीप्लिकेशन का केस, ठीक है। अगर डिवीजन में आपके पास ऐसी टर्म्स आती हैं, तो यहाँ है 10⁻³ -3, 10⁻⁻4, तो हम क्या करते हैं, हम उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्यों, -3 -4 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में 7, ठीक है। साइन वही रहेगा, और आप उस तरीके से इसको निकाल सकते हो। अगर आप राइट साइड में जाओगे, राइट की तरफ जाओगे तो एक ऐड कर देना, -8 हो जाएगा। अगर लेफ़्ट की साइड में जाओगे तो एक क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी साइंटिफिक नोटेशंस लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ बताए हुए हैं यहाँ पे। इन्होंने बोला है, देखो हर चीज़ ना हम एक्यूरेट नहीं लेके रख सकते, ठीक है। हम कई बार अंदाज़ा लगा देते हैं, ठीक है। तो जो अंदाज़ा लगाते हैं ना हम, उसे बोलते हैं प्रिसिशन, राइट। प्रिसिशन का मतलब ये होता है, रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, ठीक है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए आप मुझे ये बता दो कि कितना किलोमीटर है। देखो अगर आप बिना देखे बता रहे हैं, नहीं आपको कैलकुलेट नहीं पता, तो आप कहेंगे कि मैम अराउंड 350 किलोमीटर होगा, यानी नज़दीक नज़दीक आपने करीबन बता दिया, ठीक है। 350 किलोमीटर्स होगा दिल्ली टू चंडीगढ़, तो वो रहा प्रिसिशन। प्रिसिशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, ठीक है। और अगर एक्यूरेसी की बात करें, तो एक्यूरेसी तो ट्रू वैल्यू होगी। अगर आप बताओगे मुझे मैम 358 किलोमीटर की दूरी पर चंडीगढ़ है, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से वैल्यू बोल रही हूँ, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब लेट्स सपोज इट्स अ करेक्ट वैल्यू, तो जो ट्रू वैल्यू होगी वो रहेगी आपका, वो कहलाएगा प्रिसिशन, राइट। तो जैसे यहाँ देख सकते हो, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ मेज़र किया, एक कुछ सब्सटेंस मेज़र किया। एक जो फर्स्ट वाला था उसके पास आया 1.95, दूसरे वाले के पास 1.94, स्टूडेंट सी के पास 2.01। जब सेकंड वाले सेकंड सब्सटेंस को वेट किया गया तो इतना आया, तो हमने क्या किया, हमने उसका एवरेज ले लिया। तो एवरेज क्या होगा, प्रिसिशन होगा, इट इज़ नॉट द करेक्ट नंबर, ठीक है।
एक चीज़ और याद रखिएगा, कुछ रूल्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल 285 सेंटीमीटर देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. समझ रहे हैं इन्होंने क्या बोला है कि सारी की सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स. अच्छा मुझे ये बताओ इसमें कोई ज़ीरो की डिजिट है? नहीं है, नॉन ज़ीरो ही है ना, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, राइट. बट अगर हम इसकी बात करें 0.25 या 0.0025, तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जो कि है 2 और 5. हम ज़ीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट नहीं ले सकते, ठीक है. ज़ीरो प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट एट नॉन सिग्निफिकेंट, ये वाला ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा. यानी अगर मैं लिखती हूँ 0.025, तो इसके अंदर 0 to 5 जो है वो सिग्निफिकेंट है, बट ये वाला जो ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं है. सॉरी, मैंने एक चीज़ आपको गलत बता दी, आई अपोलोजाइज. इसमें क्या करना है, 0.0052, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, जो लास्ट के नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वही सिग्निफिकेंट रहेंगे. ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, कोई भी ज़ीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, राइट. अगर हम बात करें ज़ीरोज बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अगर आपके पास है 3.0015, तो ये 2 ज़ीरोज़ टू नॉन डिजिट नंबर्स के बीच में आते हैं, नॉन डिजिट ज़ीरोज़ के नंबर के बीच में आते हैं, तो ये ज़ीरोज़ जो हो जाएंगे वो काउंट होंगी, ठीक है. तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं, और इस केस में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स होंगे, राइट. अगर हम बात करें ज़ीरो एट द एंड और द राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, ठीक है. अगर पॉइंट के बाद में ज़ीरोज़ आ रही हैं, जैसे 0.400, तो ये ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, उसे भी हम काउंट करके चलेंगे. बट अदरवाइज द टर्मिनल ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट. टर्मिनल ज़ीरोज़ यानी अगर मैं लिख दूँ 1000.0, तो ये जो होगी ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, right. Counting numbers of object, for example 2 balls or 20 eggs have infinite significant figures. इनके बीच में बहुत सारे insignificant figures हो सकते हैं, जैसे कि आप 2 को कैसे लिख सकते हो 2.00000, और 20 को कैसे लिख सकते हो 20.0000, बट इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे. तो यही लिखा ना, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दीज आर द एग्जैक्ट नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इनफाइनाइट नंबर्स, राइट. अब बात आती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास कुछ लॉज है. तो पहला लॉ ये बोलता है कि मैटर ना तो कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही कभी क्रिएट हो सकता है. ये दिया था एंटनी लेवोइजर ने. कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 10 ग्राम राइस एक बाउल में डाले, राइट, और उसमें से मैंने 5 ग्राम राइस निकाल लिए, तो उसमें 5 ग्राम ही रहेंगे, ठीक है. 11 ग्राम नहीं हो सकते. तो ना तो उसमें कोई मास इंक्रीज हुआ, ना तो क्रिएट हुआ, और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ. तो दिस इज़ योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है. लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन ये बोलता है कि इसे सबसे पहले तो जोसेफ प्राउस ने दिया था, और उसने कहा था कि जब भी कंपाउंड बनता है ना, तो उसमें एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं. अगर मैं बात करूँ H2O की, तो हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे, ऑक्सीजन 1 ही रहेगा. H2SO4 की बात करूँ तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, ऑक्सीजन 4 रहेंगे. यानी उनका उनमें जो प्रोपोर्शन है ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट के अकॉर्डिंगली उनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. बट अगर मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करूँ तो उन्होंने ये बोला गया है, डाल्टन ने दिया था ये, इफ़ द 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड. अगर 2 एलिमेंट्स हैं और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो वहाँ पे उनका मास फिक्स्ड रहेगा. याद रखना. और जब भी वो कंबाइन करेंगे तो वो होल नंबर्स में कंबाइन करेंगे. होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4, ठीक है. तो वो होल नंबर्स में कंबाइन करेंगे. नेक्स्ट लॉ इज गेल-यूसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. गेल-यूसिक जी ने बोला था कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं, ठीक है, जब भी गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो एक सिंपल रेशियो में करती हैं बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर सेम एट टेम्परेचर एंड प्रेशर. यानी मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, 2 गैसेस हैं, ठीक है. तो जब भी वो कंबाइन करेंगे वो एक रेशियो में करेंगे जिस टाइम पर उन गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर जो रहेगा सेम रहेगा हर बार. मतलब अगर वो दो बार
कंपाउंड बना रही है तो दोनों बार उनका टेम्परेचर और प्रेशर जो रहेगा वो सेम रहेगा। अगर एवोगैड्रोस लॉ की बात करें तो एवोगैड्रो ने प्रपोज किया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब ये है कि जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या कर रही हैं, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर कंबाइन कर रहे हैं, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मान लो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या है, सेम है, और वो कंबाइन कर रही है सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, तो उनके पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए और दूसरे के मॉलिक्यूल्स घट गए। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये बोलती है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम। मैटर में इंडिविजिबल एटम्स होते हैं, एटम्स को हम कभी तोड़ नहीं सकते। सेकंड, जितने भी एटम्स होते हैं उनके पास आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, आइडेंटिकल मास होगा, उनका मास कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन का जो मास होगा वो कभी भी क्या नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा, दोनों का मास सेम होगा। और जब वो कंबाइन करेंगे तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया था कि ना तो मास क्रिएट कर सकते हैं ना ही मास डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज एटॉमिक मास। तो वन एटॉमिक मास जो रहेगा वो एग्जैक्टली इक्वल होता है 1/12 ऑफ द कार्बन एटम, राइट। यानी AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, ये इक्वल रहेगा आपके 6.022 × 10⁻23 के, जिसे हम अवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में रहता है 1.67361 0-24 ग्राम का एटॉमिक मास, राइट। तो अब ये देख सकते हैं ये जो नंबर हो गया ये आपका एटॉमिक मास आ जाएगा। तो AMU को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय U से, U इज़ योर यूनिफाइड मास, राइट। एवरेज एटॉमिक मास अगर हम देखें तो कार्बन जो है 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, 3 आइसोटॉप्स हैं उसके, 12, 13 एंड 14। और अबंडेंस की बात करें तो 12 वाला सबसे मेजर पाया जाता है, तो उसका एटॉमिक मास भी हम 12 ही लेकर चलते हैं, राइट। तो ये याद रखिएगा कि हमने क्या किया, हमने तीनों मासेस को क्या कर लिया, हमने तीनों मासेस को प्लस कर लिया, राइट। और प्लस करने के बाद हमें ये पता लगा कि जो उसका एवरेज एटॉमिक मास है वो हमने निकाल लिया, राइट। हमने बेसिकली जितना भी एवरेज एटॉमिक मास था उसे मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, सेकेंड आइसोटॉप को भी मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻12 से, एंड फाइनली यू विल गेट your 12.011. so this is your average mass. molecular mass की अगर मैं बात करूँ, it is the sum of the atomic mass. अगर ये CH4 है, ये किस तरीके से बना, तो ये याद रखना, जब भी हम molecular mass बनाते हैं तो हमारे को हर एक एलिमेंट का मास पता होना चाहिए। जैसे कार्बन का कितना होता है 12, तो आप सिर्फ यहाँ लिख दो 12 ही काफ़ी है, ठीक है 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो प्लस करो, 1 तो है नहीं यहाँ पर, कितने मॉलिक्यूल्स है 4, तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 से अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 12 + 4 = 16। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। देखो CH4 है, कार्बन यहाँ पर कितने हैं 1 ही है ना, तो 1 ले लो और कार्बन का मास ले लो, कार्बन का मास होता है 12 प्लस दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो गया, इसके लिए 4 यहाँ पर ले लो, और 4 क्यों, क्योंकि इसके साथ में कितने हैं 4 है, यहाँ पर कितने थे 1 थे, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, अब इसको ऐड कर दो 12 + 4 = 16। सो दिस इज़ हाउ यू गेट योर एटॉमिक मास। ऐसे ही आप वाटर का भी निकाल सकते हैं, वाटर का भी बहुत इजी है। पहले हाइड्रोजन का निकाल लो, हाइड्रोजन के साथ कितने अटैच है मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स अटैच है, और हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो प्लस करिए 1। ऑक्सीजन के साथ कितने अटैच है, कोई भी नहीं, तो 1 के साथ इसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन वी विल गेट 2 + 16 = 18। So this is how you can calculate the molecule mass. नेक्स्ट इज़ फार्मूला मास। अगर हम फार्मूला मास की बात करें तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड,
उनमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और उन केसेस में पॉजिटिव होता है सोडियम और नेगेटिव बेसिकली आपको पता ही है नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो रहते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो वो इस तरीके का 3D स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। तो इट मे बी नोटेड दैट इन सोडियम क्लोराइड 1 Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि सोडियम क्लोराइड के चारों तरफ 6 क्लोरीन एटम्स घूमते रहते हैं, राइट। तो फॉर्मूला मास जो रहेगा वो रहेगा आपका एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन, राइट। तो आप सिंपली क्या कर दो, ऐड ऑन कर दो दोनों के मासेस को एंड देन यू विल गेट योर फॉर्मूला यूनिट मास। नेक्स्ट कंसेप्ट इज आर मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट ये बोलता है कि जो 1 मोल होता है ना, मान लो हम क्या लेते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? हम कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसे 1 मोल के अंदर क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो बेसिकली 1 मोल क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो इक्वल्स होता है 1/12 ऑफ द कार्बन आटम के, राइट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये 1/12 जो रहेगा आपका दैट इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। सिर्फ इतना लर्न कर लीजिएगा, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी कोई भी मान लो 1 आप बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने रहेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं आपको बोल दूँ 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने रहेंगे, तो आप 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो मोलर मास मैंने आपको निकालना सिखा दिया है कि किस तरीके से मोलर मास निकालते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। और अब बात करते हैं इंस्टेंट डायग्नोसिस क्वेश्चंस की। ये आपके कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए रहेंगे कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, एवोगाड्रोस नंबर क्या था, मोलर मास ऑफ एसीटोन कैसे निकालेंगे, और एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से निकालेंगे, राइट। मास परसेंट की मैं आपको बात बता दूं, मास परसेंट रह गया। मास परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट, राइट, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन के साथ इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मास ऑफ द योर मास परसेंट, राइट। तो आपने क्या करना है, ये जो Na2SO4 है, Na2SO4 का पहले क्या ले लेना है, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट, एंड देन यू कैन कैलकुलेट, राइट। आप और मोलर मास तो आपको निकालना आता ही है। और इन साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आपने ध्यान से देखना है कि कौन सी साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्रेस किस तरीके से करेंगे, राइट। 10⁻², 48 इंटू how much the power will goes on. So this is all about the chapter. I hope you like the video, and if you really do, please subscribe the channel, share the video with your friends and family. Thank you for watching.